नमस्कार, पिंक सिटी एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज सुबह 11:30 बजे। कोरोना संक्रमण और महंगाई हटाओ रैली का तैयारियों को लेकर होगा चर्चा। दोपहर में प्रदेश प्रभारी माकन भी पीसीसी में विधायकों और मंत्रियों से लेंगे फीडबैक। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली के लिए 8 समितियों का गठन। प्रत्येक समिति में 8 से 10 लोगों की नियुक्ति। आज शाम को होगी समितियों की आधिकारिक घोषणा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच रेजिडेंट्स की मनमानी वार्ता विफल होने के बाद रात 8 बजे से किया संपूर्ण कार्य बहिष्कार। खतरे में मरीजों की जान। रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 का संबोधित परिणाम जारी। लेवल 1 को लेकर सभी आपत्तियां खारिज। 1.25 लाख परीक्षार्थियों को 1 अंक का फायदा, जबकि 30,000 से ज्यादा को नुकसान। जयपुर ग्रेटर निगम की पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। निगम आयुक्त से अभद्रता और मारपीट से जुड़ा है प्रकरण। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई हटाओ रैली को लेकर। जी हां, कोरोना में इन स्थितियों को देखते हुए 12 दिसंबर को प्रस्तावित कोरोना संक्रमण को रोकने और केंद्र की नीतियों पर महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय स्तर की रैली की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में स्कूली बच्चों में हो रहे संक्रमण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी बैठक रखी गई है। गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रभार वाले जिलों से लौटे और मंत्रियों से रैली की तैयारियों को लेकर अपडेट लेंगे। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 12 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली को लेकर कांग्रेस में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सत्ता और संगठन लगातार अपने अपने स्तर पर रैली की तैयारियां कर रहे हैं। डोटासरा और गहलोत भी कई बैठक ले चुके हैं और इसी बीच रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन एक बार फिर देर रात जयपुर पहुंचे, जहां से वे दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री और विधायकों और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। यही बैठक में प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिवसीय दौरे करके जयपुर लौटे प्रभारी मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों में रैली की तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में कोविड संक्रमण को लेकर भी चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन रैली को सफल बनाने के लिए गठित 8 समितियों के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। गौरतलब है कि रैली की तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन तीसरी बार जयपुर दौरे पर आए हैं। तो मंत्रियों से जिलों का फीडबैक लेंगे और महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है और इसी तैयारी में पूरी जो पार्टी है वो जुटी हुई है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जुटे हुए हैं और हर कोई जो कसर है यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई कोताही नहीं बरतना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की रैली के रूप में इसे देखा जा रहा है। और पहले ये जो रैली है वो दिल्ली में होनी थी। बड़ी रैली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और केंद्र सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका। महंगाई के इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी घेरना चाहती है और इसी मुद्दे को लेकर अभी ये जो दिल्ली में बैठक होनी थी वो अब जयपुर में हो रही है। इसी को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं और इन तैयारियों में क्या कुछ स्थितियां अब हैं वर्तमान में, कौन अपडेट इसको लेकर लेगा, इसी को लेकर 8 समितियां बनाई गई हैं और जिसमें पूरी जो स्थितियां हैं उसको लेकर जायजा लिया जाएगा और साथ ही पूरी तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 12 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली से जुड़े विभिन्न कामकाज के लिए 8 समितियों का गठन किया है। हालांकि इन 8 समितियों की आधिकारिक घोषणा आज शाम को होने वाली है। इन कमेटियों में मंच व्यवस्था, कंट्रोल रूम, आवास व्यवस्था, यातायात, मीडिया कोऑर्डिनेशन, टेंट सजावट, मेडिकल और प्रचार प्रसार समितियां शामिल हैं। बताया भी जा रहा है कि प्रत्येक समिति में 8 सदस्यीय लोगों को जगह दी गई है। इनमें मंत्री, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल भी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि रैली की तैयारियों को लेकर यहां गठित 9 समितियों का काम मुख्य तौर पर रैली में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले जो नेता हैं उनको ठहरने के लिए आवास उपलब्ध कराने, वाहन उपलब्ध करवाने, रैली के प्रचार के लिए बड़े बड़े जो कटआउट हैं, होर्डिंग विभिन्न जिलों और शहरों में लगाने और रैली स्थल पर लगाने वाले मंच जैसा काम जो है वो इसमें शामिल, और पूरी मॉनिटरिंग इस प्रकार से की जाएगी इसको लेकर, और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही है। 12 तारीख को रैली होनी है और दिल्ली से सीधे सीधे जहां आलाकमान आ रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो इसमें शामिल होंगे और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस रैली को सफल बनाया जाए और कहीं ना कहीं केंद्र को घेरने की जो कोशिश है उसमें इस वक्त कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। आगामी चुनाव के लिहाज से भी ये रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और फिरोज इस वक्त हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता हैं जयपुर से जुड़ गए इस खबर पर बातचीत के लिए। फिरोज, पूरी तैयारी है 12 तारीख को लेकर, महंगाई हटाओ रैली को लेकर क्या फीडबैक नजर आ रहा है, क्या कुछ रोडमैप यहां पर है? देखिए, जो 12 दिसंबर को जो रैली हो रही है विद्यानगर स्टेडियम में, उसकी जो तैयारियां हैं वो पार्टी और सरकार दोनों में जो है काफी तेजी से चल रही है। और जहां रैली की तैयारियों को लेकर पिछले 3 दिन से मंत्री अपने अपने प्रभाव वाले जिलों में थे, आज देर रात को वो लोग जयपुर लौटे हैं। और आज जो प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो आज उनकी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक होगी जिसमें कि मंत्रियों को बुलाया गया है, पार्टी के जो एमएलए हैं उनको बुलाया गया है और जो पार्टी के जो प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं उनको बुलाया गया है। तो तमाम जो मंत्री हैं उनसे उनके जिलों का फीडबैक लिया जाएगा कि जिलों में रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितनी भीड़ जिलों से आएगी, वो तमाम चीजों पर जो है मंथन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन रैली में इस बात को लेकर खास फोकस करेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना हो, सीधी सी बात, और जो मास्क है, सैनिटाइजर हो, जो सामाजिक दूरी है उसका पूरा ख्याल रखा रहे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क रैली जो सभा स्थल है वहां पर शामिल नहीं हो। तो इसके लिए विशेष जो निर्देश है वो एमएलए को दिए गए हैं कि वो अपने साथ जो भी भीड़ लेकर आए उनको तमाम को लोगों को सैनिटाइजर्स और जो मास्क है उनको वितरित करें और उसको लगाने के बाद ही वो अंदर आए। तो ये तमाम चीजें हैं उसको फॉलो करने की बात की जा रही है। उसके बाद शाम 5 बजे जो है एक बैठक और होनी है, क्योंकि 8 जो कमेटियां हैं वो बनाई गई हैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, जो कि रैली की जो इंतजाम है उसको लेकर के बनाई गई है। चाहे वो उसमें ट्रैफिक की हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे वो मीडिया कोऑर्डिनेटर की हो। 8 समितियां बनाई गई हैं। जो लोग बाहर से आएंगे, चाहे वो कोई भी कांग्रेस के लीडर हो, उनको गाड़ियां उपलब्ध करवाना, उनको रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाना, ये तमाम काम उनके रहेंगे। तो इसके लिए कमेटियां गठित कर गई क्योंकि देश भर की रैली है, देश भर से लोग आएंगे, तो ये तमाम चीजों को लेकर आज मंथन होना है। जी फिरोज, बिल्कुल मंथन तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी है, तो उसमें क्या लगता है आपको, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। हालांकि मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो बुधवार को होती है, लेकिन एक दिन पहले ही बैठक बुला ली गई है। 11:30 बजे बैठक होनी है और कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं वो तमाम इसमें शामिल होंगे। तो इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है। अगर मैं बात करूं तो पहला मुद्दा तो यही है कि जो रैली है उसको किस प्रकार से सफल बनाना है, जो कि मुख्यमंत्री भी, गहलोत भी, जो मंत्री जिलों में जाकर आए हैं, उनसे 3 दिन जिलों में मंत्री रहे हैं, उनसे जिलों का फीडबैक लेंगे। साथ ही बड़ी बात यह कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, केस लगातार बढ़ रहे हैं, स्कूलों में जो बच्चों की जो बच्चों में केस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या किया जाए उसको लेकर बात होगी। और जो सरकार के जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं,
उसको लेकर सरकार जो 3 साल का जश्न जो मनाएगी उसको लेकर भी बैठक में जो है मंत्रियों के साथ में मंथन होगा। जी फिरोज, अभी अमित शाह जयपुर आए थे और यहां जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई, जमकर धज्जियां उड़ी गाइडलाइन की, कोरोना को ठेंगा दिखाया गया और लापरवाही जमकर की गई, तो ऐसे में अब 12 तारीख की जो रैली है उससे भी लगभग ऐसी ही तस्वीरें निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। तो फिर क्या इन बैठकों का नतीजा रहता है? क्या मंथन यहां पर किया जाता है? क्या सरकारें बिल्कुल आंख बंद कर चुकी हैं, उन्हें नजर नहीं आता कि कोरोना का खतरा कितना है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं कृपाशंकर, तो जिस सभा स्थल की बात की जा रही है कि विद्यानगर स्टेडियम की सभा की बात की जा रही है, उसमें अगर अधिकतम क्षमता अगर मानी जाए उस स्टेडियम की तो लगभग 30 से 35 हजार लोग उसमें आ सकते हैं। लेकिन जो टारगेट रखा गया है रैली का वो 2 लाख का रखा गया है। तो इसका अंदाजा आप खुद लगाइए कि वहां पर किस प्रकार से जो है सामाजिक दूरी है उसकी पालना हो पाएगी, और जो अवहेलना है वो लगातार जाहिर सी बात है कि सामने आने वाली है, क्योंकि एक छोटा ग्राउंड है, वहां पर कम से कम 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करने अपने आप में कहीं ना कहीं जो कोरोना को जो है वो निमंत्रण देना है। जी बिल्कुल फिरोज, कहीं ना कहीं कोरोना को निमंत्रण देने की बात सामने आ रही है और ये न्योता एक प्रकार से खुलेआम उन तमाम जिम्मेदारों की तरफ से दिया जा रहा है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है आम जनता को बचाने की, व्यवस्थाओं को संभालने की, सुचारू करने की। लेकिन इतनी लापरवाही समझ से परे है। क्यों इन विषयों को लेकर बड़े लेवल पर बातचीत नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो ऐसे मंथन का क्या फायदा जो समाधान ही ना निकाल पाए? हालांकि 12 तारीख को क्या कुछ स्थिति रहती है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है कि केंद्र सरकार को घेरा जाए और महंगाई के इस मुद्दे पर, जिस पर आम जनता पहले से ही परेशान है, इस मुद्दे पर समाधान कुछ निकल पाए। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। नीट पीजी समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रेजिडेंट से चिकित्सक कल रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। इससे पहले चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ ही 2 घंटे तक चली वार्ता विफल रही और इधर लगातार 10वें दिन रेजिडेंट डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से मरीजों, उनके तीमारदारों की परेशानी बढ़ चुकी है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना छोटे बड़े कई ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने भी नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर जता रहे विरोध का समर्थन किया है। जाड के अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों की वार्ता में रेजिडेंट्स की सभी 8 सूत्री मांगों को जायज वहां पर माना जा रहा है और इसी कारण किसी तरह भी आश्वासन इसको लेकर नहीं मिला है। हालांकि बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मांगों पर उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श की बात कही। इस कारण वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई और यादव ने यह भी कहा कि जब तक वार्ता का सकारात्मक परिणाम नहीं आता तब तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। शिवांगी स्वर्णकार मैम जो कमिश्नर है उनके साथ मीटिंग हुई, साथ में अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर और डॉक्टर मनोज गर्ग जो डिप्टी डायरेक्टर है, उनके साथ राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन के प्रतिनिधि भी थे और जाड के प्रतिनिधि भी थे। रेजिडेंटों की मांग को लेकर बातचीत हुई लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए रेजिडेंट 8 बजे से बिल्कुल स्ट्राइक पे है और संपूर्ण कार्य बहिष्कार है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। गुलाबी नगरी से जुड़ी बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट अभी और है, दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। चले सर, शॉट रेडी है। एक मिनट तैयार हो अंदर से? तुम सारी लाइन से आते सर। अरे यार फिर की कुकू शी शू सर वो ठंड थोड़ी ज्यादा है ना। ठंड ज्यादा हो या कम, अंदर पहनो लक्स इन्फर्नो हरदम। एक्शन! लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्द इच्छो मानता सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार पत्रिका पाठकों के हित को सर्वोपरि रखता है। स्पष्ट सटीक खबरों के लिए सिर्फ पत्रिका। पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पूर्व महापौर सोमिया गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। आपको बता दें कि पूरा मामला निगम आयुक्त से अभद्रता और मारपीट से जुड़ा हुआ है और इसी मसले को लेकर पूरी सियासत जो थी वो गर्मा गई थी और उसके बाद में कड़े एक्शन वहां पर लिए गए थे। वर्तमान में फिलहाल शील धाबाई उस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। महापौर को पद से हटाया गया था उस समय के लिए और पूरी जो सुनवाई है हाईकोर्ट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण इसको लेकर बातचीत होती है, क्या सुनवाई होती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा जयपुर के लिहाज से भी। निलंबन का पूरा मामला है और कहीं ना कहीं अभद्रता का जो आरोप लगा था आयुक्त के साथ में वो लगातार बढ़ता चला गया और उसके बाद में सियासी खेमों में इसको लेकर सबसे ज्यादा हलचल रही। लगातार मीडिया में ये चीजें चली, लगातार सुर्खियों में रही और उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कड़े एक्शन लिए गए। निलंबन मामले में अब सुनवाई आज है, क्या कुछ इससे निकल कर आता है वो देखने वाला विषय होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले 26 सितंबर को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 में लेवल 2 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया और रीट परीक्षा 2021 के लेवल 1 के प्रश्नों के संबंध में प्राप्त सभी आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों ने खारिज करते हुए परिणाम को यथावत रखा है। रीट परीक्षा के दोनों लेवल का परीक्षा परिणाम गत 2 नवंबर को घोषित कर उत्तर कुंजी जारी करने के बाद 8 से 13 नवंबर तक परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां भी मांगी गई थी। संशोधित परिणाम से 1,21,027 परीक्षार्थियों को 1 अंक का फायदा हुआ है, जबकि 30,395 परीक्षार्थियों को 1 अंक का नुकसान भी उठाना पड़ा। बोर्ड अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि सभी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जयपुर के गणगौरी बाजार में बीती रात करीब 9 बजे चलती कार में आग लग गई थी। ये देखकर कार चालक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल आया, जिसे बड़ी अनहोनी टल गई। इसी बीच सूचना पाकर नजदीकी फायर स्टेशन से एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कार जलकर खाक हो गई। अगली खबर का रुख करते हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शहर की क्षतिग्रस्त और बदहाल सड़कों के हालात पर नाराजगी जताई है। इसमें मुख्य रूप से दोनों ही नगर निगम के परिधि क्षेत्र की सड़कें हैं। नगर निगम इनकी मरम्मत करने में फेल रहा तो मंत्री ने अब ऐसी मुख्य सड़कों के सुधार की जिम्मेदारी भी जेडीए को सौंप दी है। धारीवाल ने इस संबंध में जेडीसी गौरव गोयल को निर्देश दिए हैं कि शहर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर वहां तत्काल मरम्मत शुरू कराएं। गौर करने वाली बात यह रही कि उन्होंने सिविल लाइन, बनी पार्क, सी स्कीम और परकोटा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों पर प्राथमिकता के तौर पर फोकस करने के लिए भी कहा है। ये सभी क्षेत्र कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में ही हैं और कांग्रेसी विधायक भी मंत्री को लगातार ऐसी स्थिति की जानकारी देते रहे हैं। कांग्रेस की 12 दिसंबर को प्रस्तावित रैली से पहले ही कुछ जगह पर हल्ला बोल अभियान के तहत राजस्थान पत्रिका हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम के वार्डों में जाकर जमीनी पड़ताल करने पहुंची और अधिकतर जगहों पर सड़कों का बुरा हाल दिखाई दिया। लोगों का दर्द भी यही रहा था कि सड़कों से लेकर सीवरेज और सफाई के नाम पर दोनों ही निगम फेल हैं। अब तक ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम के 20-20 वार्डों की पड़ताल की जा चुकी है और इस बीच यूडीएच मंत्री ने भी जनता की पीड़ा समझी और बदहाल सड़क सुधार का काम शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस कवायद के पीछे धारीवाल की नगर निगम की कार्यशैली से नाराजगी है। यह आर्थिक तंगी वजह बनी, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पिछले दिनों हुई बैठक में मंत्री ने अफसरों को यह साफ कर दिया था कि जनप्रतिनिधियों की बातें सुने और जनता के काम करवाएं। सड़क मामले में नगर निगमों में आर्थिक तंगी का हवाला दिया गया है, साथ ही संसाधनों की कमी का भी तर्क दिया जा रहा है। इस पर मंत्री ने जेडीए को इसकी जिम्मेदारी देने के लिए कहा।
इस बैठक में यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। पट्टों की रेवड़ी बांटने की जल्दबाजी में सरकार ने एक बार फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान में रियायत दी है। पुरानी आबादी क्षेत्र के फ्री होल्ड पट्टों के प्रकरणों में अब सार्वजनिक सूचना जारी करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब ऐसे मामलों में सूचना प्रकाशित करना जरूरी न होगा। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपत्ति सुझाव लेने के दौरान कई मामलों में वे तथ्य सामने आते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा ना हो पाएगा। अब इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन का समय लग रहा है और शहरों की पुरानी आबादी क्षेत्र के नियमन पर अभियान का पूरा दारोमदार है। अभियान में 10 लाख से अधिक पट्टे जारी करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से करीब 7 लाख पट्टे पुरानी आबादी क्षेत्र से जारी करने का भी अनुमान है। पुरानी बसावट के ऐसे प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से समय समय पर नियम और प्रक्रियाओं में बदलाव किए जाते रहे हैं। और सार्वजनिक सूचना की अनिवार्यता किन में हटाई गई है, वो भी आप देखिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है, वो भी आप देखिए। जिन संपत्तियों के निकाय की ओर से स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जारी किए गए हों या फिर निर्माण स्वीकृति जारी की गई हो, जिन संपत्तियों के तत्कालीन पंचायत की ओर से पट्टे जारी किए गए हों और कृषि भूमि रूपांतरण नियम के तहत भू रूपांतरण किया गया हो, ऐसे दोनों मामलों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नहीं करने की शर्त यही होगी कि फ्री होल्ड पट्टे के लिए मूल संपत्ति मालिक, उत्तराधिकारी और उनमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति ने आवेदन किया हो। लेकिन अफसर क्या कहते हैं, ये भी आप देखिए। पुरानी आबादी क्षेत्र के भूखंडों के लिए नियमन के लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2018 तय की गई। इस कट ऑफ डेट तक के संपत्तियों के दस्तावेजों के आधार पर शहरी निकायों की ओर से पट्टे दिए जा रहे हैं, जो कि अफसरों का तर्क है। और पट्टे देने से पहले प्राप्त आवेदन पर सार्वजनिक सूचना जारी करने का प्रावधान भी किया गया, लेकिन कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें मालिकाना हक को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार को फीडबैक मिला था कि बेवजह सार्वजनिक सूचना जारी कराने के कारण प्रकरणों के निस्तारण में देरी हो रही है और कहीं ना कहीं इसी बात को मानकर अब ये पूरा जो एक्शन है वो लिया गया है। सरकार के इस कदम से सवाल भी उठ गए हैं कि आखिरकार पट्टों को लेकर अगर सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की जाएगी तो क्या गलत लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे, बड़ा सवाल है। अगली खबर का रुख करते हैं। बीते दिनों जयपुर में 9 ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले सामने आने के बाद हवाई यात्रा के दौरान महिला यात्री के कोरोना संक्रमित होने का मामला भी सामने आया। यूक्रेन से जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाली 19 वर्षीय युवती के एयरपोर्ट पहुंचने पर स्क्रीनिंग करने पर कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद चिकित्सा विभाग सहित अन्य मंत्रियों अन्य यात्री जो हैं उनसे पूछताछ की गई, वहां जांच की गई तो उनमें भी हड़कंप मच गया। तुरंत उड़ान के साथ जगह को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही एयरलाइन और चिकित्सा विभाग की ओर से यात्रियों का रिकॉर्ड रखकर क्वारंटीन में रहने की भी सलाह दी गई। साथ ही जांच की अपील की गई। हालांकि सभी यात्रियों को होटल या फिर अन्य जगह पर क्वारंटीन के लिए नहीं भेजा गया। कोविड से बचाव के लिए हेरिटेज नगर निगम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जागरूक करने के लिए भी वहां पर मास्क बांटे गए हैं। आपको बता दें, शादी ब्याह में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। निगम अफसरों की अगर माने तो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू होगी। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल, आमेर जोन, आदर्श नगर जोन, किशनपोल और सिविल लाइन्स जोन में कोरोना जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों से कोरोना टीकाकरण कराने की अपील भी की जा रही है। वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के 2 पार्षदों के निधन के बाद खाली हुए 2 वार्डों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। वार्ड 57 और 97 में होने वाले उपचुनाव के लिए 10 दिसंबर को नामांकन दाखिल होंगे। इसके बाद 21 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। वार्ड 57 के बीजेपी पार्षद महेंद्र कुमार और वार्ड संख्या 97 की कांग्रेस पार्षद मायादेवी के निधन के बाद हेरिटेज नगर निगम में 2 वार्ड पार्षद पद रिक्त थे। इन दोनों ही वार्डों पर उपचुनाव होने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वार्ड 57 अनुसूचित जाति और वार्ड 97 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस के 47 पार्षद जीत कर आए थे और 9 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद 56 पार्षदों के दम पर कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया और इसमें भाजपा के 42 पार्षद जीत कर आए थे और भाजपा को 2 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी मिला था। तो चलिए इसी बीच आपको दिखाते हैं देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है। ताजा अपडेट पत्रिका टीवी पर। देश भर में 6822 नए केस मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केसों की संख्या 9,58,014 है इस वक्त देश में कोरोना से 24 घंटे में 10,000 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी ज्यादा है, ये अच्छी बात है और करोड़ों की संख्या पहुंच गई है स्वस्थ होने की। देश में कोरोना से 24 घंटे में 220 लोगों की मौत हो गई। इस पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है क्योंकि अब ये संख्या 4,73,757 से ज्यादा हो गई है। 6,822 नए केस सामने आए हैं और जैसे जैसे मेडिकल टीमें प्रयास कर रही थी उसके आधार पर धीरे धीरे कोरोना पर जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ओमिक्रॉन का आना, तीसरी लहर के संकेत मिलना, ये वाकई में चिंताजनक है। आगे बढ़ते हैं और वहीं फोन टेपिंग केस में मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पहली बार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने आखिरकार पेश हो ही गए। शर्मा से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। बाद में मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। शर्मा ने अगली तारीख के लिए पूछे जाने पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने शर्मा से फोन टेपिंग केस से जुड़े सबूतों के बारे में भी सवाल किए। इसमें सबसे बड़ा सवाल विधायक खरीद फरोख्त के दावे वाले ऑडियो टेप को लेकर था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।